गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आप सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत अजय सर के द्वारा। अपवर्तन के नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया था और उसी को आगे डिस्कस करेंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना दो नियमों के अधीन होती है। पहला आपतित किरण, जिसको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल मतलब कागज के तल में होते हैं। दूसरी बात है बच्चों, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर अविलंब और आपाती किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण यानी उसका साइन, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण। इन दोनों का साइन का जो अनुपात है वो नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। अब आइए इसे भी समझ लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। एक आपको समकोणीय त्रिभुज दिखाया गया है, इसमें ये एंगल थीटा दिखाया गया है। थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है और जो BC इसमें आधार है, और लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये L जिसको लंब से दिखाते हैं और हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण से दिखाते हैं H। इस तरीके से लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसे हम साइन थीटा कहते हैं। लंब बटा कर्ण AB बटा AC, इसको हम क्या कहेंगे, साइन थीटा के रूप में जाना जाता है। तो इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं कि किसी पारदर्शी युग्म के लिए साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो नियत रहता है। अब इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे शॉर्ट रूप में 1n2 कहते हैं। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह 1n2 लिखा जाएगा, और 2n कब लिखा जाएगा, जब ये दूसरे माध्यम से आ रही है। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम पहले लिखेंगे, और अक्षर n यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है। यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है, अक्षर n जो सफिक्स है उसको जिस माध्यम में प्रकाश एंटर कर रहा है वहीं से लगाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में यदि 1n2 का मतलब है कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आ रही है और दूसरे में जा रही है बच्चों। 2n1 का मतलब है प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से आ रही है। यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को ANG लिखेंगे। यानी एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है बच्चों। 1 and 2 वहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 एयर से, और G रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे माध्यम से। तो इस प्रकार किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। ANG का मतलब हुआ पहले वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के माध्यम में भी व्यक्त किया जाता है। कैसे, देखिए,
निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसके बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाते हैं तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, अगर निर्वात ले लिया जाए, एयर की जगह कोई भी माध्यम ना हो, तो हम इसको केवल n से दिखाते हैं और इसका मान होता है c/v। अपवर्तनांक एक अनुपात होता है बच्चों, क्योंकि ये निर्वात में प्रकाश के चाल के मुकाबले प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग अपवर्तन पर कुछ सामान्य घटनाएं जो आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं उसको देखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी में जब आप पेंसिल डुबो देते हैं तो वो कुछ चित्र के हिसाब से टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल की नोक से चलने वाली प्रकाश की किरण जब आपकी आँख तक पहुँचती है तो पानी सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पेंसिल से जो भी प्रकाश की किरण चल रही है वो क्या होगी? आपकी आँख तक थोड़ा झुक कर पहुँचेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और अभिलंब से दूर हटने के कारण पेंसिल आपको कुछ टेढ़ी दिखाई देगी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर भाग जाती हैं। ये स्थिति के कारण आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ये अभिलंब यहाँ पर है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलेंगी तो क्या होगा? ये पेंसिल अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगला है तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है बच्चों। क्यों? तालाब को छोड़िए, आप अपने घर में बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी भर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बाल्टी का जो तला है वो कुछ ऊंचा है, लेकिन जब आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपका हाथ ज़्यादा डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बाल्टी के तले से जो भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो सघन माध्यम पहले जल के संपर्क में आई। जल वायु के मुकाबले ज़्यादा सघन है और वायु विरल है, इसलिए अभिलंब की ओर हट जाती हैं, यानी तली क्या है? उठी हुई प्रतीत होती है। यानी जो PQ है वो कहाँ पे दिखाई देगा? चित्र के हिसाब से P', Q' पर दिखाई देगा। यानी तली तो है गहरी PQ पर ही है, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण ये जो तली है वो कुछ उठी हुई दिखाई देगी बच्चों। तो आइए तारों का टिमटिमाना भी समझते हैं कि तारे रात में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तारों की चमक रात में घटती बढ़ती रहती है, इसी को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। यानी तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और दूर होने के कारण उनका जो प्रकाश है वो क्या होता है? कभी कम कभी ज़्यादा आते रहता है। वायुमंडल शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी और गर्म धाराएं चलती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेषक की आँखों में आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता या कम पहुँचता है। यही कारण है कि तारे रात में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो तारे के संपर्क में गर्म और ठंडी वायु जो होती है वो हमारी आँख तक
सघन और विरल माध्यम की तरह काम करती है, तो कभी हमारी आँख पर प्रकाश आ जाता है, कभी आँख पर प्रकाश नहीं आता। इसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। अब हमने देखिए, इसको हम अंडरलाइन भी करते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रिज्म की सहायता से, जैसे हमने आयताकार गुटके की सहायता से अपवर्तन की घटना को देखा था, उसी प्रकार हम प्रिज्म की सहायता से इस अपवर्तन को समझेंगे। आइए शुरू करें। इसको करने के लिए एक सफ़ेद कागज़, ड्राइंग बोर्ड और त्रिभुजाकार फलक वाला कांच का ब्लॉक, कुछ ड्राइंग बोर्ड की पिनें, साथ साथ कागज़ के ड्राइंग बोर्ड में लगाकर सबसे पहले चित्र के हिसाब से हम रखते हैं। प्रिज्म के आधार के चारों ओर एक रेखा खींच लेते हैं, PQR। प्रिज्म के फलक PQ की ओर पिन A और B लगाकर दूसरे फलक से उन्हें देखते हैं। दूसरे फलक की ओर A तथा B के प्रतिबिंब की सीध में हम क्या देखते हैं, दूसरी तरफ से, यानी इस तरफ हम दो पिन लगा लेते हैं, A और B। इस तरीके से सबसे पहले हम प्रिज्म रख लेते हैं। प्रिज्म रखने के बाद यहाँ पर लाइन खींचने के बाद किसी भी एंगल की हम दो पिनें यहाँ पर लगा लेते हैं। दो पिन लगाने के बाद क्या होता है बच्चों, इसको हम इस साइड से देखते हैं जिधर मैंने गोला बनाया है। तो ये दो पिन यहाँ भी लगाते हैं इस हिसाब से कि ये दो पिनों का जो प्रतिबिंब और ये जो दो पिन लगा रहे हैं, ये चारों एक सीध में रहें बच्चों। इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रिज्म को दोबारा रख लेते हैं। पहले प्रिज्म को रखने के बाद, ये रेखा खींचने के बाद, दो पिन लगाने के बाद फिर हम प्रिज्म को दोबारा रखते हैं। आइए, इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये हम देखते हैं कि ये जो रेखा, इसको हम मिला लेते हैं इन पिनों को हटाने के बाद। जब हम इनको हटा के मिला लेते हैं, जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, इनका जो कोण जो बन रहा है इनको मिलाने पर, वो क्या होगा, विक्षेपण कोण कहलाएगा। इसको हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आप ड्राइंग पिन लेके चार बोर्ड के पिनों की सहायता से बोर्ड पे लगा लेंगे। जो हमने सामग्री बताई उसको ले लेंगे। सबसे पहले इस प्रिज्म को लेकर चारों तरफ लाइन हम बाउंड्री खींच लेंगे। इस तरीके से बाउंड्री खींचने के बाद, ये बाउंड्री हमने खींच ली। बाउंड्री खींचने के बाद बच्चों, इसको हमने हटा लेना है। हटाने के बाद क्या करना है कि स्केल की सहायता से हम, ये हमारा जो प्रिज्म है वो समबाहु प्रिज्म है, और 60 डिग्री पे मान लिया हमने एक इस तरीके से, जहाँ पर ये मेल कर रहा है वहाँ से हमने 60 अंश की 90 अंश पे ये अविलंब, और यहाँ से अविलंब से हम 60 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींच लेंगे। यानी 30 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा यहाँ से हो जाएगी। ये अविलंब हमने खींच लिया। अविलंब के बाद ये 30 अंश का रेखा बनाती हुई हमने ये खींच ली। यहाँ पर दो पिनें लगा दी। पिन लगाने के बाद इस तरीके से, और दोबारा हम इस प्रिज्म को रखेंगे। इस प्रिज्म को रखने के बाद हम क्या करेंगे, दो पिन इस हिसाब से लगाएंगे इस साइड से कि ये चारों पिन हमें एक सीध में दिखाई दे। हम जब इस सीध से देखेंगे तो ये चारों पिन हमें एक से सीध में दिखाई देंगी इस अपवर्तन की घटना के कारण। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये येलो कलर की पिन है जिसको हम पहले लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये इस सीध में है या नहीं है। एक पिन, इसके बाद ये दूसरी पिन हमने लगा ली। लगाने के बाद बच्चों, हमने इसको इस साइड से, जिधर हमने येलो पिन लगाई है उस साइड से देखेंगे तो ये चारों पिन हमें
वैसे तो एक सीध में नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस प्रिज्म को बीच में रखने पर ये हमें एक साइड से दिखाई देंगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये एक साइड में दिखाई देंगी बच्चों। जब ये एक साइड में आ गई तो हम क्या करेंगे, इन पिनों को हटा लेंगे, येलो कलर की पिनों को, और उनकी जगह हम क्या बनाएंगे, एक गोला बना देंगे बच्चों। तो ये गोला इन पिनों को हम हटा देंगे और इस प्रिज्म को भी हटा लेंगे। देखिए इनकी जगह अब हमने सारी चीज़ों को हटा लिया और इन पिनों को जहां हमने पिन रखी थी उस रेखा द्वारा मिला दिया। ये हमारी इमर्जेंट रे हो गई, यानी निर्गत किरण हो गई, और ये हो गया अभिलंब। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। ये हमारी अपवर्तित किरण बना ली बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस डायग्राम को पूरा कर लिया। ये हमारा प्रिज्म 60 अंश का था। अब हमें क्या निकालना है, विक्षेपण कोण निकालना है। तो हमने इसको पीछे बढ़ाया, आगे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया, और ये हमारा क्या आ गया, विक्षेपण कोण आ गया। यानी जो किरण प्रिज्म के न होने पर क्या होता, सीधी जाती, अब क्या होगा, ये मुड़ गई है। देखिए ये क्या है, इतना हमारा विक्षेपण कोण हुआ। इसको हमने नाप लिया तो कितना आया, ये 42 डिग्री के बराबर आया। हमने इसी प्रकार इसको भी नाप लिया तो ये हमारा कितना था, 60 डिग्री था। और इसी प्रकार इस कोण को जब हम नापेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से लंब से नापेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये 35 डिग्री के लगभग आएगा। तो इसको हम 35 डिग्री लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों, आशा करता हूँ इसके माध्यम से आपने इसको समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।